हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैचलर एजुकेशन प्लेस। इस वीडियो में मैं आपको जापान का आधुनिकीकरण के बारे में विस्तार से बताऊंगा कि जापान का आधुनिकीकरण क्यों किया गया, किन स्थितियों में किया गया तथा जापान के आधुनिकीकरण में मेजी की क्या भूमिका रही। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। जापान का आधुनिकीकरण। जापान में आधुनिकीकरण की भावना का विकास मेजी के आ जाने से बहुत तेज हो गया। अर्थात जब जापान की सरकार मेजी बनी तब क्या हुआ, जापान के आधुनिकीकरण पर क्या बहुत अधिक ध्यान दिया गया, जिसके बाद जापान ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में पश्चिमी विचारों तथा सिद्धांतों को अपना लिया तथा जापान ने क्या क्या राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्या पश्चिमी क्षेत्र में जो विचारधारा चल रही थी, उस जो सिद्धांत अपना रहे थे, उसको क्या किया, जापान ने अपने आधुनिकीकरण सिद्धांत के तहत अपना लिया। जापान का आधुनिकीकरण होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कि जापानी लोग पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को सीखकर अपने देश को इतना अधिक शक्तिशाली बनाना चाहते थे कि वह पश्चिमी देशों का सामना कर सकें, जिस कारण जापान में आधुनिकीकरण बड़ी तेज़ी के साथ होने लगा। जापान का आधुनिकीकरण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? जापानी लोग चाहते थे कि वे क्या पश्चिमी ज्ञान और विज्ञान को सीखकर अपने देश को इतना अधिक शक्तिशाली बना लेना कि वह किसी भी स्थिति में पश्चिमी देशों का सामना कर सकें, क्योंकि उस समय पश्चिमी देश बहुत ही शक्तिशाली था और जापान भी चाहता था कि हम भी क्या करें, शक्तिशाली अपने देश को बनाए, जिसके तहत उसने जापान का क्या आधुनिकीकरण करने का तय किया। तो चलिए देखते हैं जापान के आधुनिकीकरण के तहत क्या क्या कदम उठाए गए हैं। देखिए, जापान के आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम, मतलब जापान का आधुनिकीकरण करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, चलिए देखते हैं। सेना का आधुनिकीकरण। जापान का आधुनिकीकरण करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, सेना का आधुनिकीकरण किया गया। मेजी युग से पहले जापान की सेना का संगठन समुराई लोगों द्वारा किया जाता था। अर्थात जब मेजी नहीं आया था तब जापान की सेना का संगठन कौन करता था, समुराई लोग। परंतु मेजी के आने के बाद प्राचीन प्रणालियों का त्याग कर सभी व्यक्तियों को सेना में भर्ती होने का अवसर प्रदान किया गया। तो परंतु जब मेजी जापान की सत्ता पर आए तो उसने क्या किया, प्राचीन प्रणाली मतलब प्राचीन पहले जो सेना का भर्ती करने का जो प्रोसेस था उसको क्या किया, परित्याग कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया और उसने एक क्या नई पद्धति अपनाई, जिसके तहत उसने क्या किया, सभी व्यक्तियों को सेना में भर्ती होने का क्या अवसर प्रदान किया। 1972 में जापान में अनिवार्य सेना लागू कर दी गई। 1972 में जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी गई और सभी के लिए आवश्यक कर दिया कि वह सैनिक शिक्षा प्राप्त करें। मेजी ने क्या किया, 1972 में जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया, जिसके तहत कहा कि सभी लोग क्या सैनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे और निश्चित अवधि तक सैनिक जीवन व्यतीत करें, इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को सेना में बिना किसी भेदभाव के उच्च पद प्राप्त करने का अवसर प्राप्त किया गया और वे एक निश्चित अवधि तक क्या सेना में काम करेंगे। इस प्रकार मेजी ने सभी व्यक्तियों को सेना में बिना किसी भेदभाव के उच्च पद प्राप्त करने का क्या अवसर प्रदान किया। तो चलिए देखते हैं जापान के आधुनिकीकरण के तहत अगला कदम। देखिए, जापान के आधुनिकीकरण के लिए उठाया गया दूसरा कदम क्या है, शिक्षा का आधुनिकीकरण। 1971 में जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। 1971 ईस्वी में क्या किया गया, शिक्षा विभाग का स्थापना किया गया। कहाँ, जापान में। इसके तहत कहा गया कि हर व्यक्ति चाहे वह उच्च हो या नीच, पुरुष हो या स्त्री, सभी शिक्षा प्राप्त करेंगे तथा कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। अर्थात प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया। 1971 ईस्वी में क्या किया, जापान में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिसके तहत कहा गया ना कि हर व्यक्ति चाहे वो अमीर हो या गरीब, स्त्री हो या पुरुष, सभी क्या करेंगे, शिक्षा प्राप्त करेंगे। अर्थात कोई भी अशिक्षित नहीं रहेगा। इस प्रकार क्या किया गया, इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को सभी व्यक्ति के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया। संपूर्ण देश को 8 विश्वविद्यालय में और प्रत्येक क्षेत्र में 32 माध्यमिक विद्यालय तथा प्रत्येक प्रदेश में 210 प्राथमिक पाठशाला खोला गया। अर्थात पूरे देश में क्या किया गया, 8 को विश्वविद्यालय खोला गया तथा 32 को क्या किया गया, माध्यमिक विद्यालय तथा प्रत्येक प्रदेश मतलब प्रत्येक शहर में क्या किया गया, 210 प्राथमिक पाठशाला खोला गया। 1902 के बाद लड़कियों के लिए अलग कॉलेज की स्थापना की गई तथा अंग्रेजी शिक्षा को माध्यमिक के एवं उच्चतर पाठ्यक्रम का अंग बना दिया गया और जर्मनी और फ्रांस भाषा के अध्ययन की भी व्यवस्था की गई। तथा 1902 में क्या किया गया, लड़कियों के लिए एक अलग कॉलेज की क्या स्थापना की गई तथा अंग्रेजी भाषा को क्या माध्यमिक और उच्चतर पाठ्यक्रम मतलब पाठ्यक्रम का क्या अंग बना दिया। अर्थात जो भी क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनके लिए अंग्रेजी भाषा पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया और जर्मन और फ्रांस भाषा के अध्ययन की भी क्या व्यवस्था की गई। तो चलिए देखते हैं जापान के आधुनिकीकरण के तहत उठाया गया अगला कदम। देखिए, जापान के आधुनिकीकरण के लिए उठाया गया अगला कदम क्या है, धार्मिक जीवन में परिवर्तन।
मेजी पूर्ण स्थापना के बाद जापान के धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन हुआ। अर्थात जब मेजी ने क्या किया, जापान का आधुनिकीकरण करना प्रारंभ किया तो उसने क्या किया, धार्मिक जीवन में भी परिवर्तन किया। जापान में बौद्ध धर्म के स्थान पर अब प्राचीन शिंटो धर्म को पुनरुद्धार किया गया तथा इसे लोकप्रिय बनाया जाने लगा और यह जापान का राजधर्म बन गया। मेजी ने क्या किया, बौद्ध धर्म को अपने देश से हटा दिया और उसके स्थान पर प्राचीन शिंटो धर्म को क्या किया, पुनरुद्धार किया गया, अर्थात फिर से उसे लाया गया और इसे क्या, लोकप्रिय बनाया गया और यह धीरे धीरे क्या हुआ, जापान का राजधर्म बन गया। शिंटो धर्म में सम्राट के प्रति आदर और विशिष्ट स्थान था तथा विविध प्रकार की प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों की व्यवस्था थी। शिंटो धर्म में क्या किया जाता था, सम्राटों का सम्मान और अधिक बढ़ जाता था। इसमें क्या, विभिन्न प्रकार के प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों की व्यवस्था की गई थी। इस धर्म के माध्यम से राष्ट्रीयता के विकास में भी सहायता मिली तथा लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए धर्म का उपयोग किया जाने लगा, जिससे जापानियों में राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना उत्पन्न हो गई। अर्थात शिंटो धर्म के माध्यम से क्या किया गया, देश के लोगों में क्या, देशभक्ति की भावना विकास करने का काम किया गया, जिसके लिए वे क्या, धर्म का प्रचार करने लगे। अर्थात शिंटो धर्म के माध्यम से क्या किया गया, देश के लोगों में क्या, राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया गया, जिसके लिए वे क्या करते थे, धर्म का उपयोग करते थे। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है, प्रशासन तंत्र में सुधार। जापानी सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को सुधार करने के लिए 1882 में जापान के प्रसिद्ध राजनीतिक ईटो को पश्चिमी देशों की शासन पद्धति का अध्ययन करने के लिए यूरोप भेजा गया तथा 1883 ईस्वी में ईटो ने वापस लौटकर रिपोर्ट प्रस्तुत की। अर्थात मेजी ने क्या किया, प्रशासनिक ढांचे को सुधार करने के लिए एक प्रसिद्ध राजनीतिक जिसका नाम ईटो था उसको पश्चिमी देश भेजा और बोला कि वहाँ जाइए और वहाँ की शासन पद्धति का क्या, अध्ययन करें, अध्ययन कीजिए और वापस आके हमें बताइए। इसके तहत ईटो कहाँ चल गया, यूरोप चल गया और वहाँ से 1882 ईस्वी में वापस लौट कर आया और उसने क्या, सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के आधार पर एक संविधान निर्माण किया गया। अर्थात ईटो ने जो रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की उसके आधार पर क्या किया गया, एक संविधान का निर्माण किया गया जिसे 1889 में लागू किया दिया गया और इस प्रकार क्या, एक संविधान का निर्माण किया गया और उसे 1889 में लागू कर दिया गया। इस संविधान के अनुसार शासन का प्रधान सम्राट को घोषित किया गया तथा वह प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होगा। इस संविधान के तहत कहा गया कि शासन का प्रधान कौन होगा, सम्राट होगा अर्थात राजा होगा तथा वह प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होगा, सबसे बड़ा अधिकारी होगा। नवीन संविधान में 20 द्विसदनात्मक की व्यवस्था की गई, मतलब नया जो संविधान उसमें क्या, 20 गो द्विसदनात्मक की क्या व्यवस्था की गई। संविधान द्वारा जनता को कुछ मौलिक अधिकार भी दिया गया जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को भाषण देने का अधिकार, लिखने का अधिकार, सभा एवं समिति बनाने का अधिकार तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त की गई तथा इस प्रकार जापान में जो संविधान निर्माण हुआ उसके तहत जनता को क्या, कुछ मौलिक अधिकार दिया गया जिसके तहत जनता भाषण दे सकती है, लिख सकती है, पढ़ सकती है, सभा एवं समिति बना सकती है तथा धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। इस प्रकार प्रशासन के तंत्र में आधुनिकीकरण को हमने देखा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए अगला पॉइंट क्या है, न्याय व्यवस्था में सुधार। जापान की सरकार ने दीवानी और फौजदारी कानून का नए सिरे से निर्माण किया तथा 1890 में इसे लागू कर दिया गया। जापान की सरकार ने क्या किया, दीवानी और फौजदारी कानून का क्या, फिर से क्या किया, निर्माण किया और 1890 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून के लागू होने के बाद पश्चिमी राष्ट्रों के जापान में जो क्षेत्राधिकार था वह समाप्त हो गया। अर्थात जब दीवानी और फौजदारी कानून देश में लागू हो गया तब क्या हुआ, पश्चिमी राष्ट्रों का जो जापान में अधिकार था वह क्या हो गया, समाप्त हो गया। 1889 तक न्यायालय से संबंधित कई व्यवस्था लाई गई और 1894 में संपूर्ण जापान में इस नए कानून पद्धति के अनुसार न्यायिक प्रशासन का संचालन किया जाने लगा तथा 1890 में क्या किया, न्यायालय से संबंधित कई व्यवस्था लाई गई और 1894 में क्या हुआ, पूरे देश में इस नए कानून पद्धति के अनुसार क्या, शासन किया जाने लगा। जापान के आधुनिकीकरण के तहत उठाया गया अगला कदम क्या है, औद्योगिक क्षेत्र का आधुनिकीकरण, मतलब कारखानों का क्या, आधुनिकीकरण किया गया। मेजी सरकार ने जापान के औद्योगिकरण करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया। मेजी सरकार ने क्या किया, उद्योगों के आधुनिकीकरण अर्थात कारखानों को क्या, फिर से नए सिरे से क्या, उद्घाटन किया गया ताकि क्या किया जाए, औद्योगिक क्षेत्र का क्या, आधुनिकीकरण किया जाए। उसने क्या किया, उसने 1890 में जापान में भाप शक्ति से चलने वाले कारखानों की संख्या 250 कर दी। मेजी सरकार ने क्या किया,
औद्योगिक आधुनिकीकरण के तहत उसने क्या किया, 1890 में जापान में भाप शक्ति से चलने वाले कारखानों की संख्या बढ़ाकर कितना कर दी, 250। इसके बाद जापान का तेज़ी के साथ आधुनिकीकरण प्रारंभ हो गया और इसी के बाद क्या हुआ, जापान में जो आधुनिकीकरण का सिलसिला चल रहा था वो क्या हो गया, और तेज हो गया। 1905 तक जापान आधुनिकीकरण के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका था। 1905 तक आते आते जापान आधुनिकीकरण के क्षेत्र में क्या बहुत आगे बढ़ चुका था। 1905 तक जापान संसार के सबसे उन्नत व्यवसाय और व्यापार प्रधान देश में शामिल हो चुका था। इस प्रकार जापान औद्योगिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश बनकर उठा। इस प्रकार जापान 1905 तक विश्व में एक उन्नत व्यवसाय और व्यापार प्रधान देश के लिस्ट में क्या हो गया, शामिल हो गया। तथा इस प्रकार जापान औद्योगिक क्षेत्र में एक शक्तिशाली देश बनकर पूरे विश्व में उभरा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, 7वां पॉइंट, पत्रकारिता का विकास। जापान के आधुनिकीकरण के तहत क्या किया गया, पत्रकारिता अर्थात समाचार पत्रों का विकास किया गया। 1870 में जापान का सबसे पहला समाचार पत्र याकोहामा माई चिनी शिंबुम। 1870 में क्या किया गया, जापान का पहला समाचार पत्र जिसका नाम क्या था, याकोहामा माई चिनी शिंबुम को प्रकाशित किया गया। 1875 तक लगभग 100 समाचार पत्र प्रकाशित हो चुके थे तथा इस प्रकार क्या हुआ, 1870 में पहला समाचार पत्र छपा गया तथा 1875 तक आते आते जापान में 100 समाचार पत्रों का क्या प्रकाशन होने लगा। महिला एवं बच्चों के लिए अलग से समाचार पत्र निकाले गए तथा महिला एवं बच्चों के लिए क्या अलग से समाचार पत्रों का क्या प्रकाशन करने लगे। समाचार पत्रों के प्रचार ने जापानियों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता की तथा समाचार पत्रों के प्रकाशन से यह फायदा मिला कि जापानियों की जो बौद्धिक अर्थात सोचने की जो क्षमता थी वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार हमने जापान के आधुनिकीकरण के तहत 60 पॉइंटों को देखा जिसके माध्यम से मेजी ने जापान का आधुनिकीकरण किया। तो आज के लिए इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।